नमस्कार। इस वीडियो में बीए भाग तृतीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैं चर्चा करूंगा। इस प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं सखी वे मुझसे कहकर जाते और साकेत के नवम सर्ग का एक छोटा अंश हमें दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त उत्तर प्रदेश के चिरगांव, जो कि झांसी जिले में पड़ता है, के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार से संबंधित थे। इनके पिता श्री रामचरण गुप्त एक निष्ठावान भक्त और कवि हृदय थे। गुप्त जी के कवि व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। काव्य लेखन का गुण उनके रक्त में ही विद्यमान था। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा चिरगांव की ही एक पाठशाला में हुई और उसके बाद झांसी के एक विद्यालय में इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण की, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये वहाँ नहीं रहे और वहाँ से वापस लौट आए और उसके पश्चात अपने घर पर रहकर ही स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, बंगाली और संस्कृत भाषा को पढ़ना प्रारंभ किया और इसमें इन भाषाओं में पारंगत हुए। मैथिली शरण गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वरद हस्त प्राप्त था। वे जब भी द्विवेदी जी से मिलते तो वे उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे। इनकी रचनाओं में संशोधन करके वे अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित करते थे। द्विवेदी जी भी मैथिली शरण गुप्त से बहुत अधिक स्नेह रखते थे और प्रभावित भी थे। गुप्त जी की पहली खड़ी बोली हिंदी की कविता हेमंत शीर्षक से सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। 1909 में उनकी पहली काव्य कृति रंग में भंग हिंदी साहित्य के पाठकों के सामने आई। उसके पश्चात बहुत सारे काव्य ग्रंथ इनके द्वारा रचित हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में भारत भारती, 1925 में पंचवटी, 1929 में झंकार, 1931 में साकेत, 1932 में यशोधरा, 1916 में द्वापर, 1952 में जय भारत, 1957 में विष्णुप्रिया आदि रचनाएं साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुईं और सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक प्रभावशाली रचनाएं इन्होंने हमें और हिंदी साहित्य को प्रदान की। गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना है। इनके काव्य में राष्ट्रीय भावना की बहुत सशक्त अभिव्यक्ति हमें प्राप्त होती है। राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक रूप मातृभूमि प्रेम है और इसके अंतर्गत वंदना, स्तुति, अर्चना, आराधना आदि की भावना से संबंधित गीत और कविताएं आती हैं।
राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का दूसरा रूप उनके यहाँ अतीत के गौरवगान और वर्तमान के प्रति क्षोभ के रूप में व्यक्त हुआ है। उनकी भारत भारती नामक जो रचना है वह तत्कालीन युग के राष्ट्रीय जागरण की प्रतिनिधि काव्य रचना है। इस रचना ने हिंदी भाषी जनता में अपने देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं जागृत की हैं। द्विवेदी युग के आदर्श और नैतिकता की गहरी छाप मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में भी देखी जा सकती है। समाज सुधार से जुड़े हुए सभी पहलुओं को उन्होंने अपनी काव्य रचना का विषय बनाया है। समय और समाज की आवश्यकतानुसार उन्होंने पौराणिक आख्यानों और चरित्रों को पुनः प्रतिस्थापित कर हमारे समक्ष रखा है। द्विवेदी युगीन कविताओं की इतिवृत्तात्मकता और गद्यवत शुष्कता मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में भी मिलती है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति चित्रण संबंधी रचनाओं में उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति भी क्षीण रूप में मौजूद दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में, उसे आम जनता से जोड़ने और राष्ट्रीय स्तर तक उसे पहुंचाने में मैथिली शरण गुप्त का विशेष योगदान रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं की व्याख्या भी मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।